अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। एडीएस की क्लास है। पहले हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से फर्म का बिहेवियर देखा था, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। और अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, यहाँ से अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है वो डील करता है सिर्फ वन वेरिएबल के साथ। ठीक है, वन वेरिएबल एनालिसिस है। और the major part of this law deals with the decreasing returns, which states as units of labor are increased, marginal productivity of labor decrease। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे लेबर, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी। इस सिचुएशन को हम कहते हैं, ये पेज नंबर है 408। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं ना, कि जब आप कोई चीज़ लगाते जाते हैं या इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी गिरती जाती है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब इसी से हम फिर क्या निकालते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसी को सामने रखते हुए इसी लॉ के ज़रिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं हम, जो आपने यूटिलिटी के चैप्टर में किया हुआ। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर में क्लासिकल कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद इंडिफरेंस का वो अप्रोच आप पढ़ के आए थे, न्यू क्लासिकल वालों की है। इसी तरह उन्होंने लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स वालों ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी निकाली। और उससे पहले आपने जो काम पढ़ा है वो सारा वन वेरिएबल के साथ है। सिर्फ लेबर जो है वो आप बढ़ा रहे हैं और उसी को घटाएं बढ़ाएं तो आपके पास जो आउटपुट में चेंजेस आती हैं वो आप देखते हैं। लेकिन इसको फर्म इक्विलिब्रियम को हम एक और अप्रोच, इसको आइसोकॉस्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट अप्रोच है ये अलहदा पढ़ेंगे, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की एक और भी हम, जिस तरह आपने इक्वी मार्जिनल जब पढ़ा था ना, तो पहले आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ा था। सिर्फ एक वेरिएबल था और उसके साथ आपने उसे निकाला था। फिर आपने कहा था इक्वी मार्जिनल में कहा था कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें हों तो आप सबकी मार्जिनल प्रोडक्ट और उन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट वो सब बराबर हो जाएं तो आप इक्वी मार्जिनल में आ जाते हैं। वही चीज़ है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है थ्योरी। उससे आपने मोर देन ये लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म आर ए ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एमपी अप्रोच आर विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स। अच्छा बेटे, ये जो सवाल है ना आपकी इसकी एक्सरसाइज में वो इसी तरह आता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म ऑफ ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स। ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एमपी अप्रोच। सही है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये बेसिकली यही पूछा गया। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म क्या होता है कि मिनिमाइज कास्ट को कम से कम करें और मैक्सिमाइज करें आउटपुट। देयरफॉर इफ़ द कॉस्ट बजट कॉस्ट, यानी कि वो जो आपने उधर बजट लाइन पढ़ी थी ना, यहाँ पर अब आपके पास बजट कॉस्ट है कि फर्म भी तो कोई ख़ास खर्चा करेगी ना, उसे हम कॉस्ट कहेंगे। या कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी, इससे आप ऊपर नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, आपके पास भी फर्म का भी बजट होता है ना, वो बजट कंस्ट्रेंट होता है। देन द प्रॉब्लम बिफोर द फर्म इज़ टू एम्प्लॉय डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब दो आपके पास वेरिएबल आ गए, लेबर भी बदल रहा है, कैपिटल भी बदल रहा है इस अप्रोच में। ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल चेंजेस in such that its output
should be maximized, and such combination of labor and capital known as optimum factor combination optimally represents firm's equilibrium. According to classical economists, a firm will be in equilibrium. ये इसकी डेफिनेशन है. A firm will be in equilibrium or attain optimal factor combination when it spends its budget on different factors of production in such a way that the ratio of marginal productivity of different factors and their prices equalize. ये बिल्कुल इक्वी मार्जिनल की जो तारीफ है ना, इक्वी मार्जिनल लॉ की, उसको अब इन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के उसकी जगह लफ्ज़ जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और फैक्टर उसमें ए भी था, एक्स वाई था, इसमें लेबर है, के है, एन है. ठीक है, एन को एन जो है ना यहाँ पर लैंड को जाहिर कर रहा है. अब सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपनी प्राइसेस के बराबर हो जाएंगी और वो कॉस्ट के बराबर हो जाए. कॉस्ट क्या है? जो बजट कंस्ट्रेंट. आई रिपीट, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल सब इसमें बदल रहे हैं. सारे तीन इसमें वेरिएबल आ गए. पहले जो आप अभी एनालिसिस करके आए उसमें सिर्फ एक वेरिएबल बदल रहा था, लेबर. ठीक है, अब हमने इसको ज़रा इस लॉ को, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, जो पीछे वाले पेज पर हमने पिक्चर की थी, ये वाली, ये देखिए एक वेरिएबल के साथ था ना, तो आपने एक टोटल प्रोडक्ट का इस तरह का आया, इंक्रीजिंगली इंक्रीज़ हुआ, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे चला गया. फिर आपने इसको मिलाया तो आपके पास पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा रही, फिर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रही है लेकिन इसके नीचे, फिर इसने इसको सबसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए नीचे निकल गई, फिर तेज़ी से इसने गिरना शुरू कर दिया, ज़ीरो क्रॉस बिल्कुल उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी की तरह नीचे गई है, और ये ऊपर ही ऊपर रहेगी, ये नहीं जाएगी नीचे नेगेटिव जोन में. तो इसको फिर हमने जिस तरह उसमें हमने फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से बनाया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, तो इसमें भी हम ये इक्वी मार्जिनल समझे कर रहे हैं. ठीक है, अब तीन आपने वेरिएबल ले लिए. अब आपने लिख दिया लैंड, लेबर, ये और ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और MP1 जो है ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है. अब C रिप्रेजेंट्स बजट ऑफ द फर्म. ठीक है, हो गया, ये बजट कंस्ट्रेंट है. टू एक्सप्लेन इट वी टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम एज्यूम करते हैं कि C हमारे पास 8 है, प्राइस हमारे पास 2 है, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल 1 है. वी ऑल्सो एज्यूम, अब हमने इधर n को नहीं कंसिडर किया, सिर्फ 2 वेरिएबल पकड़ लिए. ठीक है, MPK, और ये हमने फिर चार्ट बनाया यानी कि शेड्यूल बनाया. यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 लगाया, तो आपके पास 20 16 वही गिरते हुए ट्रेंड में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गई, बिल्कुल गिर रही है. फिर यूनिट्स ऑफ कैपिटल 1 2 3 4 5 6, और फिर इसकी भी प्रोडक्टिविटी गिर रही है. अब इन द लाइट ऑफ द टेबल वी एज्यूम दैट द पेयर ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, ये जो है 2 यूनिट्स वाला, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि चलें जी इस पे वो पैदावार देता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या वो उसके पास मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट है. तो हम इसको करके देख लेते हैं. पुटिंग द नंबर ऑफ सच यूनिट्स एंड देयर प्राइसेस इन द बजट कंस्ट्रेंट. इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसे हम बजट कंस्ट्रेंट कहेंगे. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बेटे पाबंदी. ये लफ्ज़ ना असल में शर्त के लिए भी आता है कि आपने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया है कि आप इससे ऊपर कोई काम नहीं कर सकते. तो अब आपके पास LPL प्लस KPC इज इक्वल टू कॉस्ट इम्प्लाइज 2 ज़रब 2 4 ज़रब 1 8
और 4 जमा 4 8। ठीक हो गया। अब ये तो 8 हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, ज़रा सा थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब आपके पास MP एंड सेकेंड लेबर, कहाँ ये क्लियर होगा, ये MP एंड सेकेंड लेबर इज़ 16। सेकेंड दूसरा नंबर जो है उसकी 16 है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फोर्थ यूनिट इज़ 4 और प्राइस ऑफ K इज इक्वल टू 4। अब आपने MPL डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ L, प्राइस ऑफ L कितनी है 2 और 16 है, 16 और 2 8, PK 1 है और ऊपर 4 है, तो आपके पास आ गया 16/2 इज नॉट इक्वल टू 4/1, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है अगर 2 लेबर लगाएगी और 4 यूनिट्स ऑफ K लगाएगी, बजट फुली स्पेंट हो जाएगा, बट द रेशियोज ऑफ MPs एंड द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स आर नॉट इक्वलाइज्ड। देखें बजट यहाँ पर आप देखें 8 इस्तेमाल हो गया, 8 ही था ना आपका बजट, वो इस्तेमाल हो गया, लेकिन MPs वाली शर्त पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये वाली शर्त नहीं पूरी कि MPs की जो रेशियो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टू प्राइसेस रेशियो वो भी बराबर हो। उसके लिए फिर हम आप क्या करेंगे, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमलिटी एंड द फर्म विल हैव टू चेंज द पेयर ऑफ लैंड एंड कैपिटल, जहाँ पर वो मैक्सिमाइज कर सके और मिनिमाइज कॉस्ट कर सके, मैक्सिमाइज आउटपुट कर। फर्म 3 लेबर लगाती है, 2 कैपिटल। अब उनकी वैल्यूज़ बजट कंस्ट्रेंट में लगाएं, लेबर मल्टीप्लाइड बाय लेबर की प्राइस, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल की प्राइस, 3 ज़रब 2, 2 ज़रब 1 8, 8 हो गया। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट वाली पहली शर्त पूरी होगी, यानी कि फर्स्ट शर्त पूरी होगी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ लेबर में लगाएं 12 और बटा 2, 6/2, 6 इज इक्वल टू 6। अब ऑल दिस शोज दैट in this situation not only the entire budget of the firm is spent, MPO ratio and prices of factors have also been equalized. Thus if the firm purchases 3 of labor and 2 of capital, the firm will attain equilibrium, or such combination represents an optimum factor combination. ये बेटे आपके पास आ गया। और ये सवाल ना, इसमें से ये सवाल आता है कि आपने फर्म की ऑप्टिमाइजेशन करें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्रोच से, और या फिर दूसरा सवाल इस तरह आता है कि फर्म की ऑप्टिमाइजेशन करें कॉस्ट और आइसोकॉन्ट अप्रोच से। जिस तरह उसमें आपके पास आ गया था ना कि एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आ गई थी, तो इसमें एक आइसो कॉस्ट और आइसोकॉन्ट आ रही है, और एक उसी तरह जिस तरह कंज्यूमर बिहेवियर में था मार्जिनल यूटिलिटी वाली अप्रोच, तो इसमें भी 2 अप्रोचेज आ गई हैं। तो फ्रॉम द अबव discussion it is concluded that it is necessary that if a firm should compare MP of the factor of with the price of the factor, and they should be equal. If they are not equal, the firm will go on substituting the factor until they are equalized. This is the reason that such approach to firm equilibrium is known as law of substitution in production. यहाँ तक ही बेटे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, और जो मैंने पिछला चैप्टर ख़त्म किया था उसमें मैंने आपको सवाल नंबर 1 और 2 कहा था कि वो आपकी असाइनमेंट है। आप चाहें तो मुझे असाइनमेंट मेरे नंबर पे भेज दें, स्कैम कैन करके, और या फिर वो रिसेप्शन पे जमा करा दें। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।